यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स की रिवीजन वीडियोस को। अभी रिवीजन वीडियो का जो सीन क्या रहेगा, जो भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, मतलब जो भी हमने 10 सब्जेक्ट जो हमने कवर किए हैं, तो उन 10 सब्जेक्ट को अब हम लोग जो है वो क्या करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। देखो, हर यूनिट के ऊपर, जैसे अगर मैं बात करता हूं अभी बैंकिंग का, ठीक है, तो हम लोग पहले बैंकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आज बैंकिंग का हम डालेंगे, ठीक है, बैंकिंग जैसे कंप्लीट होगा फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर आएंगे। इस तरीके से ग्रेजुअली हम लोग जो है वो अब रिवीजन भी अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जैसे अभी हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग के अंदर टोटल मिला के आपके पास में जो चैप्टर है वो है कितने, 10 चैप्टर। इन 10 चैप्टर के ऊपर मोटा मोटी हमने लगभग कोई 40 एक लेक्चर जो है वो लगाए, और 40 लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा जो अपना बैंकिंग का जो सब्जेक्ट है ये हमने कवर किया। ये बुक आपके पास में अवेलेबल था बैंकिंग का, तो इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये था, टाइप ऑफ बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रेगुलेटर, इसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस, और आखिरी में चैप्टर कौन सा, इंश्योरेंस का। तो ये जो 10 आपके पास में, ये जो 10 आपके चैप्टर थे, इन 10 चैप्टर्स के ऊपर मोटा मोटी 35 से 40 लेक्चर हमारे जो है वो लगे हैं। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब हम लोग इन 10 चैप्टर्स को जो है वो रिवाइज करेंगे सिर्फ 3 वीडियोस में। पहले क्या होता था, पहले मैं एक ही सिंगल वीडियो बनाता था, पूरा एक ही मतलब वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग जो है वो रिवाइज करते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे, थोड़ा ज्यादा ही फास्ट ट्रैक पे जो है वो काम चलता था। तो फिर बच्चे बोलते सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, सर थोड़ा सा स्लो देख लीजिए अगर हो जाए तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब हम जो है वो क्या करेंगे, रिवीजन जो है वो पार्ट्स के अंदर जो है वो बनाएंगे, 2 या 3, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2, मतलब अगर जैसे इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है तो उसको 2 वीडियोस के अंदर ही पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग जो है वो कवर कर देंगे, ठीक है। कोई बड़े जो टॉपिक है जैसे इनकम टैक्स हो गया, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसमें हम 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पूरा अपने सब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे, ओके। तो एज यू नो कि अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो है वो टोटल मिला के अपने 10 यूनिट है, तो अभी हमारे पास में 20 दिन है। इन 20 दिन में मतलब हर यूनिट पे 2 दिन मेरा मतलब ऐसे जो मैंने शेड्यूल बनाया वो ये है कि हर यूनिट के लिए मैंने 2 दिन जो है वो रखे हैं। 2 दिन में हर यूनिट का जो है वो रिवीजन वीडियो हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले आपका हर जो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है ना जी सर। तो सर आज कैसे, आज हम कौन सा यूनिट नंबर 7 शुरू करने वाले, एग्जैक्टली जो अपना कॉमर्स का यूनिट नंबर 7 है, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस यूनिट को आज के वीडियो में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं, ओके। अब 10 चैप्टर को कैसे रिवाइज करेंगे, तो देखो एक बार के लिए टोटल मिला के अपने यहां पे जो है वो 10 यूनिट है, ओके। तो आज हम लोग जो है वो 3 चैप्टर को जो है वो रिवाइज करेंगे, जिसमें जो बड़े चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10वां, चैप्टर नंबर 2 और 3, ये 3 चैप्टर इंश्योरेंस का और बैंकिंग का और सेंट्रल बैंक का, ये टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 इन टॉपिक को कवर करेंगे, और जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन 3 टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पूरे के पूरे अपने बैंकिंग को जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो अच्छा, ये जो वीडियो है, जो रिवीजन वीडियो होती है जनरली, ये रिवीजन का ही इसमें जो मेन एम है वो क्या होता है, रिवाइज करवाना, और रिवीजन जो है वो थोड़ी फास्ट ट्रैक पे चलती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मुझसे कोचिंग ले रखी है उन्हें तो कोई दिक्कत 1% भी नहीं आने वाली है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो ओनली यूट्यूब से हमारी वीडियो से जो पढ़े हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चले, और रिवीजन में कुछ चीजें मैं ऊपर से जो बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर पूरा उनको डिटेल में करवा रखा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ओके जी। चलो शुरुआत कैसे करेंगे सर, शुरुआत हम लोग जो वो करेंगे इंश्योरेंस चैप्टर से। इंश्योरेंस के ऊपर हम लोगों ने जो 5 लेक्चर जो है वो लगाए थे, लगभग 40-40 मिनट के 5 लेक्चर हमने उसके ऊपर जो है वो लगाए, और अब हम जो है वो उसको पूरा का पूरा इंश्योरेंस को जो है लगभग आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंश्योरेंस जो है वो क्या है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 2 पार्टी होती है। एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो क्या करेगी, इंडेमनिफाई करेगी, इसका मतलब क्षतिपूर्ति करेगी अगर दूसरी पार्टी को कोई भी जो है वो क्या होता है, लॉस होता है, कोई भी फाइनेंशियल नेचर का लॉस होगा तो एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को क्या करेगी, इंडेमनिफाई करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और ये किसके बदले में होता है, प्रीमियम के बदले में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां पे 2 पार्टी है, एक है इंश्योरर और एक है कौन, इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाती है उसको बोलते हैं इंश्योरर। और जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, जो पर्सन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को परचेज करता है या जो बीमा करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंश्योर्ड। क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड। फीचर की बात करें इंश्योरेंस के तो क्या है, सबसे पहला पूलिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस एंड रिस्क रिडक्शन। यहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों का बीमा करती है, उनसे प्रीमियम को कलेक्ट करती है। तो यहां पे क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता है, पूलिंग ऑफ रिसोर्स होती है और रिस्क जो है उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस। जितने ज्यादा लोग बीमा करवाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा जितने ज्यादा लोग बीमा करवाएंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि कितने लोग जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा लोग जो है वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर परचेस करेंगे तो उतना ही जो रिस्क है वो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी का रिड्यूस होता है। दूसरा, पेमेंट होगा एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल लॉसेस का। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ जो अनइंटेंशनल लॉसेस है उनकी ही पेमेंट होगी। अगर मान लो कोई लॉस आपने जानबूझ के कर दिया कि भाई बीमा है कोई चक्कर नहीं है चलने दो, और लॉस आपने कर दिया, तो उसकी कोई भी आपको जो है उसकी इंडेमनिटी नहीं मिलेगी। फिर रिस्क यहां पे जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो रिस्क क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जो है प्रिंसिपल देखने को मिलेगा किसका, इंडेमनिटी का। जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा उसको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, भरपाई करके देगी। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में। एक होगा बीमा करने वाला और एक है बीमा करवाने वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो है कौन सा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। क्या क्या, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, प्रायर कंसेंट हो गया, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब फीचर क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, सबसे पहला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द एडिशन। मतलब इसके अंदर जो है वो क्या होंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो दोनों पार्टी मिलकर के जो क्या करती है, फिक्स करती है, ठीक है। मतलब यहां पे जनरली इंश्योरेंस कंपनी जो वो क्या करेगी, टर्म एंड कंडीशन को जो स्पेसिफाई करेगी और दूसरी पार्टी को इसको मानना पड़ता है। फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंडीशन होते हैं, इनमें कुछ कंडीशन जो क्या होती है, इंपोज होती है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल होते हैं इन नेचर, इसमें एक ही पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगी। कंपनी ही बोल रही है कि इंश्योर्ड को कि अगर कल को तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा तो हम आपकी क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ चांस। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमने देखा था कुछ प्रिंसिपल है हमारे इंश्योरेंस के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। जब कभी भी जो है इंश्योरेंस, मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लीजिए अगर आपकी कोई गाड़ी और आप उसका अगर बीमा करवाना चाहते हो तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो है एक प्रिंसिपल काम करता है, वो है कौन सा, अटमोस्ट गुड फेथ का। इसका मतलब जो भी फैक्ट है वो सारे जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी जो भी टीएनसी है वो आपको क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट का जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका भी आप बीमा करवा रहे हैं उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, रिस्टोर करना, आपको पुरानी अवस्था के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडेमनिटी। तो अगर आपको कोई भी जो है वो क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी जो है वो क्या करती है, इंडेमनिटी करके और आपको दोबारा से उसी अवस्था में ले आती है जैसे आप पहले थे। फिर कंट्रीब्यूशन बोलता है सब्जेक्ट मैटर जो है आप उसको एक से ज्यादा लोगों से भी जो है वो क्या कर सकते हो, इंश्योर। मतलब एक, जैसे मान लीजिए अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाना तो आप एक से ज्यादा लोगों से जो है फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन कल को अगर नुकसान होगा तो आपको जो है वो उतना ही पैसा मिलेगा जितने का आपका नुकसान हुआ है, और वो सारी कंपनी मिल करके आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करके देगी। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का, तो आपने 3 कंपनी से बीमा करवा रखा था, तो कंपनी ए से भी आप 1 लाख ले रहे हो, बी से भी और सी से भी, ऐसा नहीं होगा। आपको टोटल 1 लाख ही मिलेगा और कंपनी ए बी सी जो है वो आपस में मिलकर उसको कंट्रीब्यूट करके देंगे। फिर सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब जो है वो क्या होता है कि अगर आपकी गुड्स से वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिफाई कर दिया, तो उसके बाद में जो गुड्स है वो कौन लेके जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी। मतलब जो डिस्ट्रॉयड गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स खराब हो चुकी हैं, तो उन गुड्स के ऊपर मालिकाना हक जो किसका हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। मिटिगेशन, इसका मतलब ये है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपने बीमा करवा लिया तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम निश्चिंत होकर जो है वो आप रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने चाहे इंश्योरेंस भी करवा लिया तो भी आप पॉसिबल जो है वो मेजर उठाओगे कि आपका नुकसान ना हो। फिर कोस्ट प्रोक्सिमा, अगर उसी नुकसान की भरपाई की जाएगी जो नुकसान उस कारण से हुआ है जो कारण इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, वारंटी का मतलब ये है कि इंश्योरेंस को जो मतलब इंश्योर्ड को कुछ टीएनसी जो क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप टीएनसी को पूरा करते तो ही आपको जो है इंडेमनिफाई किया जाएगा या आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल ऑफ किया जाएगा। अब जो वारंटी होती है, वारंटी बेसिकली कंडीशंस होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी एक्सप्रेस कंडीशन, वो रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया, और एक होती है इंप्लाइड, जिनको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन ये माना जाता है कि ये कंडीशन तो विद्यमान रहेंगी।
ठीक है जी। इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क की बात करें तो अब यहां पे जो है एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी ले लेते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो अगर मान लो कभी ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल की पॉलिसी होती है ये, अगर आप साल के अंदर अगर कभी आपने अगर आपने खुद के लिए लिया, अगर आप बीमार हो गए तो जो भी आपका मेडिकल के ऊपर जो ट्रीटमेंट के ऊपर जो खर्चा आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो वो क्या करेगी, बियर करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 1 साल के अंदर अगर आप बीमार नहीं हुए तो जो भी पैसा था आपका वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, वो पैसा आपको वापिस नहीं मिलेगा। फिर एक होता है फिडेलिटी इंश्योरेंस। ये होता है बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का जो है बीमा करवाता है, बेसिकली कैशियर्स का, ठीक है, क्योंकि उनके पास अब एक एम्प्लॉयर है, उसका सारा कैश अपने एम्प्लॉयज के पास में मान लो जमा है, तो कल को उसको ये डर है कि यार मेरा एम्प्लॉय जो है वो चोरी ना कर ले, ठीक है, या वो बेईमानी ना कर दे, तो उसकी वजह से मुझे जो लॉस हो सकता है उसका हम एक जो बीमा कराते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिडेलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखना, जो भी नॉर्मल जो बीमा होता है, फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो टेंजिबल होता है, जैसे गुड्स का आप करवा रहे हो, प्रॉपर्टी का आप करवा रहे हो, तो वो दिखती है। लेकिन जो फाइडेलिटी इंश्योरेंस है ये आप किसका करा रहे हो, एक इंसान की ईमानदारी का, और वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या होता है, इंटेंजिबल। ठीक है, दूसरा, जब भी अगर आपने फिडेलिटी इंश्योरेंस करवा लिया तो आप एम्प्लॉयज की टीएनसी या सर्विस कंडीशंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक होता है कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो क्या, इसमें इंश्योर्ड जो होगा ना, मतलब जो जिससे बीमा करवाया, वो कुछ फिक्स इंस्टॉलमेंट जो है वो अमाउंट जो है वो क्या करेगा, पे करेगा प्रीमियम के तौर पे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, और बदले में जो है वो क्या होगा, इंश्योरर प्रॉमिस करेगा, बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करेगी कि वो अगर मान लो वो एक्सपायर हो गया, या जो टर्म जो है पॉलिसी का अगर वो एक्सपायर हो गया, तो उसके एक्सपायर होने के बाद में जो है उसको कुछ पैसा जो है वो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइफ इंश्योरेंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या लाइफ इंश्योरेंस के, सबसे पहला प्रोटेक्शन। एक तो आपको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन, कि कल को अगर मान लीजिए जिसे बीमा करवाया अगर उसको कुछ हो गया और वही अगर मान लो अर्निंग एंड था, तो घर वालों को समस्या ना आए, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर कल को मान लो जिसे बीमा करवाया उसको कुछ हो गया तो घर वालों को जो है पैसा मिल जाएगा, ताकि जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो पूरा हो जाए। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन ने, आपने अगर बीमा करवा लिया और आपका बीमा था मान लो आप हो 30 साल के और आपने बीमा करवाया 20 साल के लिए, ठीक है, और 20 साल तक, मतलब जब आप 50 साल के हुए आपको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, और तो 50 साल के बाद जो भी अमाउंट है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हम आज कुछ प्रीमियम पे करते रहते हैं और जब मैच्योरिटी आएगा तो मैच्योरिटी पे अपने को सारा पैसा ब्याज समेत एक साथ मिल जाएगा। ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के भी अपने कुछ प्रिंसिपल है, वो क्या कहते हैं, सबसे पहला अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो भी टीएनसी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको डिस्क्लोज करेगी इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड को अगर कोई बीमारी घूम रही है तो वो डिस्क्लोज करेगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसका भी आप एलआईसी ले रहे हो उसके अंदर आपका जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एलआईसी की अगर बात करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी दो तरह की होती है, एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें जिस पर्सन ने जो है वो एलआईसी ली है उसको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, उसके एक्सपायर होने के बाद घर वालों को ही जो है वो पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और यहां पे जो है रेट ऑफ प्रीमियम वो भी बहुत क्या होता है, लो। अब ये तीन तरह के होते हैं, एक है होल लाइफ पॉलिसी होता है लिमिटेड प्रीमियम, इसमें कुछ समय तक आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना। एक है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, इसमें पूरा उम्र तक, मतलब पूरी जिंदगी तक आपको जो है वो प्रीमियम थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और कल को अगर मान लीजिए जिसने बीमा करवाया अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। और एक होता है होल लाइफ पॉलिसी, होता है सिंगल प्रीमियम, इसमें क्या होता है सारा का सारा प्रीमियम आप एक ही बार जो है वो क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है, और आपको बारी बारी हर साल पीरियोडिक पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अंदर जिसने बीमा करवाया, ठीक है, तो अगर उसको ड्यूरिंग द जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो पीरियड है, अगर उस पीरियड में अगर उसको कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उस पर्सन को जो है वो पैसा दे दिया जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल लिया कि आप 30 साल के और आपने जो है वो एक बीमा करवा लिया और बीमा करवाया 20 साल का, तो 50 साल तक अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा आपको खुद को मिलेगा। इसको बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी तीन तरह की होती है, एक होता है ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ये लाइफ पॉलिसी होती है एक फिक्स पीरियड के लिए, इसमें जो सम एश्योर्ड होता है वो दिया जाएगा इंश्योर्ड को कब, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और उसके डिपेंडेंट को अगर उसकी क्या होगी, डेथ होगी। एक होता है डबल एंडोमेंट पॉलिसी, इसमें जो वो क्या होगा, इन द केस ऑफ डेथ होता है इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड की अगर डेथ होती है तो उसके डिपेंडेंट है उनको जितना भी अमाउंट दे रखा है उसका डबल उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर इंश्योर्ड जो है वो जीता, मतलब जो भी अमाउंट लिख रखा है वो मिल जाएगा, और अगर इंश्योर्ड जो है वो एक्सपायरी तक अगर जीता है, मतलब उसका जो पॉलिसी थी वो 20 साल की थी, अगर 20 साल तक वो जिएगा तो फिर जो है वो क्या होगा, तो उसको जो जितने भी अमाउंट की पॉलिसी थी उसका डबल उसको मिलेगा। और एक होता है डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, इसमें आपको जो है पैसा, आपने आज बीमा जो है वो करवा लिया और आप इंश्योरेंस पे करें और आपको पैसा जो है कुछ समय के बाद में मिलेगा।
एक होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो जनरली लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो है वो क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस करवाते हैं या अपनी गुड्स का फायर इंश्योरेंस करवाते हैं कि कल को अगर मान लो वो आग से अगर वो क्षतिग्रस्त होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करेगी, उस लॉस को बियर करेगी और आपको कंपनसेट करके देगी। नेचर क्या फायर इंश्योरेंस का, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में होगा, रीपेमेंट किया जाएगा, सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया और एक साल तक, वो जनरली ये सारे जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं और ये एक साल के लिए होते हैं, अगर एक साल तक अगर आग उग नहीं लगी, आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो फिर एक साल के बाद में आपको उस प्रीमियम में जो आपने पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जनरली एक साल रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनली किसका, इंडेमनिटी का। ये बात ध्यान रखना, जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंडेमनिटी भी होती है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन यहां पे ओनली इंडेमनिटी मिलेगा। अगर नुकसान होगा तो ही भरपाई किया जाएगा, नहीं तो भरपाई नहीं किया जाएगा। ये इसमें ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता। यहां पे वर्ड इंश्योरेंस यूज करते हैं, ना कि एश्योरेंस। ओनली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं एश्योरेंस को, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एश्योर्ड अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो भी जनरल इंश्योरेंस है वहां पे हम इंश्योरेंस वर्ड को यूज करते हैं, वहां पे एश्योरेंस वर्ड को यूज नहीं करते। सरेंडर वैल्यू होती है, तो यहां अगर आप जो है वो क्या करते हो, जैसे LIC में अगर जितने साल की पॉलिसी थी, अगर आप उससे पहले उसको मैच्योर करवाओगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा जरूर, लेकिन यहां पे अगर एक साल की पॉलिसी अगर आप जो 6 महीने छोड़ने जाते हो तो सरेंडर वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पर्सनल होते हैं, सभी लोगों को एक जैसे जो है वो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं। पर्सन टू पर्सन जो है वो कंडीशन क्या करती है, वेरी करती है। एक होता है मरीन इंश्योरेंस, अगर आपका सामान जो है वो जहाज से आ रहा है तो आप जो है वो मतलब समुद्री जहाज से आ रहा है तो आप उसका बीमा करवाते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली क्या, मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो, अब बीमा जो है मरीन इंश्योरेंस में वो किस किस का होगा, कार्गो का भी होगा, बोलो सामान का होगा, या आप जहाज का भी बीमा करवाते हो, और या फिर आप जो किराया आपको मिल रहा है, ठीक है, जो जहाज वाला है वो पर्सन क्या करेगा, किराए का भी बीमा करवाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेट इंश्योरेंस। या अगर मान लो आप जहाज से सामान लेके आ रहे हो और वो अगर आपका जहाज किसी दूसरे जहाज से टकरा गया और कोई अगर नुकसान हो गया तो उस लायबिलिटी का भी हम लोग जो बीमा करवाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल होगा किसका, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। अगर आप जहाज का बीमा करवा रहे हो या सामान का बीमा करवा रहे हो तो सामान के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर इंप्लाइड वारंटी, कुछ फैक्ट एंड कंडीशन जो है उसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो कंडीशन जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद्यमान होती है, ठीक है। वर्दीनेस होता है शिप, ये बात हमेशा याद रखना कि शिप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, आप रूट जो आप लेंगे वो नॉर्मल रूट ही लेंगे, रूट को आप डेविएट नहीं करेंगे, और जो आपका बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमने पढ़ा था सबसे पहला इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है वो अपने वो उसका मेन कंसर्न किससे, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया से। इंडिया में LIC को हमने जो है वो नेशनलाइज किया 1 सितंबर 1956 को। उसके बाद में GIC को जो 1972 के अंदर जो वो क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। फिर हमने जो है वो इंडियन इंश्योरेंस को जो क्या लिबरल किया, और उसके लिए हमने जो एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया, RN मल्होत्रा कमेटी। तो मेन इसमें कमेटी एक ही है, वो है RN मल्होत्रा कमेटी। FDI की अगर बात करें तो पहले 26% से बढ़ा के 49% किया था, और अब 49 से बढ़ा के जो कितना कर दिया, अगस्त 2021 में 74% जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस के ये हमने पढ़ लिया, नीड ये हमने देख लिया। अब रिस्क की अगर बात करते हैं तो रिस्क देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है आपका अनसर्टेनिटी और एक होता है क्या, रिस्क। अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है, ए स्टेट ऑफ माइंड और साइकोलॉजिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज बाय डाउट। अगर आप डाउट की स्थिति में है तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, अनसर्टेनिटी, ठीक है। या अगर आपको नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, अनसर्टेन। और जब कभी भी अनसर्टेनिटी होगा तो वहां पे जो रिस्क राइज होगा, ठीक है ना। अब रिस्क यहाँ पे जो है वो जनरली अनसर्टेनिटी 2 तरीके की होगी, एक होगी कौन सा, कैटेगरी फर्स्ट में आएगी और एक कैटेगरी सेकंड में आएगी। फर्स्ट कैटेगरी में आएगी जिसको आप मेजर कर सकते हो, और एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते वो आपकी कैटेगरी ये सेकंड के अंदर आएगी, ठीक है। इसके बाद जो मेन है याद करने वाली बातें, ये रिस्क का मतलब जो है वो क्या है, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी अबाउट द, किसके बारे में, अगर हम फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस के बारे में क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। या हम जो है वो इनेबल है कि प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं, द अकरेंस और द साइज ऑफ ए लॉस, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क। क्या बोलेंगे उसको, रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिस्क के, सबसे पहला एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ इवेंट, हमको जो उसकी ज्ञान नहीं होता है कि क्या इवेंट राइज हो सकता है। दूसरा, अनसर्टेन होते हैं। तीसरा, अकरेंस होगा लॉस का, प्रोबेबिलिटी होती है लॉस की। प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस होती है, एंड एक्सपोजर टू द पेरिल, इसके अंदर जो है हमको क्या होता है, खतरा रहता है, ठीक है। तो पेरिल जो है वो क्या होता है, खतरा जो है वो कारण होता है किसका, लॉस का। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हजार्ड जो है वो क्या होता है, खतरा किस वजह से हो सकता है, वो सारी जो कंडीशन है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हजार्ड। हजार्ड 3 तरीके से, एक है फिजिकल हजार्ड, जो जैसे मान लीजिए
कोई भी ऐसी फिजिकल कंडीशन राइज हो गई है जिसकी वजह से जो है वो लॉस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। एक है मोरल हजार्ड, मतलब नैतिक जो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लॉस राइज हो सकता है, वो है आपका कौन सा, मोरल हजार्ड। और एक है कौन सा, मोरल मनोबल, जो आपको इसको क्या बोलते हैं, मनोबल, ठीक है ना। फिर इसको हमने क्लासिफाई किया, एक होता है प्योर और एक होता है आपका कौन सा, स्पेकुलेटिव। प्योर या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, मतलब इसके अंदर फायदा कभी भी राइज नहीं होगा। और एक होता है स्पेकुलेटिव, इसमें क्या होगा, या तो लॉस होगा या फिर क्या प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर दो तरीके, एक है स्टैटिक और एक है कौन सा, डायनेमिक। स्टैटिक रिस्क कौन सा है, अगर कोई रिस्क जो है वो राइज होता है किसके कारण, नेचर के कारण, ठीक है, ड्यू टू इररेगुलर एक्शन ऑफ द नेचर या मिस्टेक या मिसलीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो उसको बोलते हैं किस, क्या उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टैटिक रिस्क। और एक होता है कौन सा, डायनेमिक, इकोनॉमिक फैक्टर के कारण जो रिस्क राइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायनेमिक रिस्क। इसके बाद एक होता है फाइनेंशियल, एक है नॉन फाइनेंशियल। अगर मान लो रिस्क की वजह से होने वाला जो आउटकम है, अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल, और अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम लोग नॉन फाइनेंशियल रिस्क। एक है फंडामेंटल, एक है पर्टिकुलर। फंडामेंटल रिस्क जो है वो पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जबकि पर्टिकुलर रिस्क जो है वो किसी एक फर्म को जो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर बिहेवियर के बेस पर एक है सब्जेक्टिव और एक है कौन सा, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो बेस होती है ऑन ए पर्सन मेंटल कंडीशन या स्टेट ऑफ माइंड पे, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी एक पर्सन के माइंड पे जो है वो क्या करते हैं, डिपेंड करती है। जबकि ऑब्जेक्टिव के अंदर जो वो क्या होता है, जब आपका एक्चुअल लॉस जो है वो वेरी करता है किससे, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव रिस्क। इसके अलावा कुछ अलग अलग तरह के रिस्क है, देख लीजिएगा। फिर अगर इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं रिस्क को, और जो मतलब जो जिससे वो एक्सपोज्ड है, मतलब कौन कौन सा रिस्क है जो उनको प्रभावित कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगी, और फिर प्लान बनाएंगे, इफेक्टिव प्लान बनाएंगे किस तरीके से उस रिस्क से हम बच सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क को मैनेज करके चलोगे तो आपका जो रिसोर्स है वो आपके सेव होंगे, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगा, लीगल लायबिलिटी आपके ऊपर जो है वो नहीं आएगी, ठीक है, लोगों को हानि से आप बचा सकते हो, ठीक है, एनवायरमेंट भी आपका क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, लायबिलिटी आपका रिड्यूस होगा, एक्सेट्रा। इसके बाद रोल ऑफ इंश्योरेंस का रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस जो है वो क्या करता है, रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आप रिस्क को एनालाइज करोगे, फिर रिस्क को एनालिसिस करने के बाद रिस्क को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने उसको असेस किया कि कितना है, फिर रिस्क को दूर करने के लिए उसके लिए प्लान किया, और लास्ट में क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। जो भी आपने रिस्क रिड्यूस करने के लिए जो भी आपने प्लान किया है, क्या वो एक्चुअल में काम कर रहा नहीं कर रहा, उसके लिए लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं। इसके बाद एक टर्म है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस बेसिकली क्या, आपने जो है वो, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के पास में कोई इंश्योरेंस आया जो बहुत ही बड़े अमाउंट का था, और उसको भी ये डर लग रहा है कि कल को अगर ये मैच्योर करना पड़ गया तो हमारा बहुत सारा पैसा जा सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आगे फर्दर दूसरी किसी इंश्योरेंस कंपनी से उसको जो है वो क्या करवा लेगी, री इंश्योर करवा लेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, री इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो अभी इंश्योरेंस आपके पास में आया, आपने उसका एक पार्ट अगर दूसरी कंपनी से क्या कर लिया, इंश्योर करवा लिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, सीड कर दिया, क्या कर दिया, सीड कर दिया। इसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, री इंश्योरेंस, ठीक है ना। जो प्राइमरी इंश्योरर है उसको हम बोलते हैं सीडिंग इंश्योरर, ठीक है, या सीडिंग कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो जिसने री इंश्योरेंस किया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिट्रोसेशनायर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद री इंश्योरेंस जो है वो दो तरीके का होगा, एक होता है प्रो राटा, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि जितना भी आएगा उसका 40% हम आगे जो री इंश्योर करवाएंगे, तो ये होता है प्रो राटा। और एक होता है एक्सेस ऑफ द लॉस, कि एक लिमिट तक तो आप ही बियर करोगे, उसके ऊपर अगर मान लो आपका लॉस अगर बढ़ आपको लगता है कि लॉस हमारा इंक्रीज हो सकता है, तो उतना अमाउंट का इंश्योरेंस जो है आप दूसरी कंपनी से करवा लोगे और उसके साथ में प्रीमियम को शेयर कर लोगे। एक होता है डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस ये है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर का अगर आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डबल इंश्योरेंस। अब आप ये बात तो बस हमेशा याद रखना, जनरल इंश्योरेंस के केस में तो डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में जो वो क्या होता है, प्रिंसिपल लगता है कंट्रीब्यूशन का, जितना आपका नुकसान होगा आपको उतना नुकसान मिल जाएगा, उस नुकसान की आपकी भरपाई हो जाएगी। अब वो नुकसान की भरपाई एक कंपनी करेगी या तीनों कंपनी मिलकर के करेंगी, वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है आपको डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी से LIC करवा रखी है तो आपको जो है बेनिफिट उसका मिलेगा ही मिलेगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, क्या फर्क है। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस वर्ड जो है वो यूज करते हैं फायर एंड मरीन इंश्योरेंस में, जबकि एश्योरेंस वर्ड को हम यूज करते हैं किसमें, लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है।
फिर है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इंश्योरेंस के अंदर जो है वो कंपनसेशन कब पे किया जाएगा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट राइज होगा तब। लेकिन एश्योरेंस के अंदर जो है वो क्या होगा, पेमेंट कंपनसेशन किया जाएगा या तो कोई इवेंट हैपन हो गया, ठीक है, या फिर मैच्योरिटी आ गई है। इसका नेचर रिस्क की अगर बात करें तो यहां पे जो रिस्क है वो क्या अनसर्टेन होता है, लेकिन वहां पे रिस्क सर्टेन होता है। कंडीशन टू क्लेम की बात करें तो इंश्योर्ड को लॉस होगा तभी आप वो जो है वो अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। थोड़ा जुकाम हो गया और ओहो स्वाद ही आ रहे हैं बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अपने इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है आपका IRDAI, मतलब जैसे बैंकों के ऊपर जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है वो है आपका कौन, RBI। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है उन सबके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो कौन है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब IRDAI जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके लिए एक स्पेशल जो है वो एक्ट पार्लियामेंट से क्या किया गया, पास किया गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो 10 मेंबर की जो है ये बॉडी है, ठीक है। इसमें जो चेयरमैन है, करंट चेयरमैन वो कौन है, देवाशीष पांडा, ठीक है। अब ड्यूटी पावर एंड फंक्शन जो IRDAI का वो सेक्शन 14 के अंदर जो वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। IRDAI जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं और एंश्योर करते हैं ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अब ये किसको रेगुलेट करती है, इंश्योरर को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर आप इंडिया के अंदर जो है वो क्या करना चाहते हो, इंश्योरेंस का काम करना चाहते हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा किसके पास, IRDAI के पास में। IRDAI जो है वो क्या करते हैं, पॉलिसी होल्डर के मैटर्स में जो है पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। IRDAI ने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया हुआ है, हर इंश्योरेंस कंपनी और हर इंटरमीडिएट उनको जो क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। फिर जो IRDAI है वो अगर चाहे तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जो कुछ इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं और स्क्रूटनी भी कर सकती है, ठीक है जी। इसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रीमियम के लिए एडजुडिकेशन के लिए जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उससे जो डेवलप की हुई है। ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो IRDAI 1981 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस जो स्टार्ट किया। 1993 में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम था RN मल्होत्रा कमेटी। उसने जो है वो रिकमेंड किया इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ सुधार को। फिर 1994 में मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया डेट आफ्टर स्टडी द इंश्योरेंस सेक्टर एंड टेकिंग इनपुट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर। मल्होत्रा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये लिखा गया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अलाउ करना चाहिए कि वो इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में क्या डील करें और फॉरेन जो प्रोमोटर्स है उनको भी आप क्या करो, एंगेज करो। इसके बाद में फिर ये है 96 के अंदर जो है वो सेटअप किया गया एक इंटरिम बॉडी जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। 1999 के अंदर जो है वो क्या किया गया, एनेक्ट किया गया एक एक्ट जिसको बोलते हैं IRDAI एक्ट 1999, ठीक है जी। और फिर सन 2000 से जो है IRDAI जो है वो क्या बन गया, एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी जो है बन के काम कर रहा है। इसके बाद इंश्योरेंस इनिशिएटिव की अगर बात करें बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस तो वो दो है। एक तो इंश्योरेंस लॉ बिल आया था 2015 में, इसके अंदर बेसिकली एक ही काम हुआ क्या, FDI की लिमिट जो थी 49% थी पहले, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 74% कर दिया है अपने यूनियन बजट में। और दूसरा जो भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको जो वो क्या कर दिया, उनकी लिस्टिंग करवा दी है। तो उनमें मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो उनको ये बोल दिया कि अगर आप चाहे तो आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाओगे तो अब उसके लिए कुछ लिस्टिंग के एग्रीमेंट है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे ताकि जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो बिगिन हुआ अपने इंडिया के अंदर 1818 के अंदर, ठीक है, जब इंडिया में पहली बार जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था। फिर इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 जो पहला इंडियन फर्स्ट स्टैट्यूट था, पहला लीगल प्रोविजन जो इंडिया के अंदर क्या किया गया, पारित किया गया। 1928 के अंदर जो है वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट जो है एनेक्ट किया गया। 38 के अंदर जो है वो एक लेजिस्लेशन जो है वो पास किया गया और जिसको इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलते हैं। उसके बाद में एक ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया 19 जनवरी 1956 को, जिसमें जो है वो क्या किया गया, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको नेशनलाइज कर दिया और LIC जो है एस्टेब्लिश किया गया। LIC ने 154 इंडियन और 16 नॉन इंडियन इंश्योरर को जो है वो क्या कर दिया, अपने अंदर संभाल लिया और एक ही बॉडी डेवलप की गई जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, LIC। LIC की 1990 तक जो है वो क्या थी, मोनोपोली थी और उसके बाद में जो लाइफ इंश्योरेंस के जो द्वार है वो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी ओपन कर दिए गए। वही अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 1971 के अंदर जो गिबना हमने जो वो क्या किया था, पास किया 1972 के अंदर, ठीक है ना, जो आपका इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1973 से। इसके बाद में 107 इंश्योरर को ग्रुप किया गया और उनको 4 कंपनी में अमलमेंट कर दिया, ठीक है। और 4 जो बड़ी कंपनी बनाई गई वो कौन कौन सी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब ये बात है LIC के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो 3.5% शेयर जो क्या कर दिया, बेच दिया। पहले होली ओन्ड सब्सिडी थी किसकी, ये गवर्नमेंट का इसमें पूरा स्टेक था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो 3.5% का स्टेक जो क्या कर दिया, पब्लिक को बेच दिया। अब गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है
वो कितना है 96.5% है। ठीक है, टोटल 28 जीआईसी और 24 एलआईसी जो अपने इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है। फिर है एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज का मतलब जो है वो क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपने जो है वो बीमा करवाया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपने जो है वो इंश्योरेंस करवाया, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए और आपने बीमा करवाया 80 करोड़ का और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, डेस्ट्रॉय हो गई है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 100 करोड़ रुपए पे नहीं करेगी। जितना भी आपका बीमा हुआ उसका 80% ही, जितना भी आपका नुकसान हो उसका 80% ही कंपनी जो है वो क्या करेगी, बियर करेगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज क्लोज। मतलब जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवाया उतना ही उतने अमाउंट का ही आपको जो है वो लॉस जो है वो कंपनी क्या करेगी, आपको इंडेमनिफाई करेगी। पूरे अमाउंट को कंपनी इंडेमनिफाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, क्लेम अमाउंट का एक्चुअल लॉस इनटू में इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ द गुड्स और द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ लॉस। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर आप इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं तो आपको जो है पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे, ईडीआई से। ठीक है, तो ईडीआई से लाइसेंस के लिए कुछ कंडीशन है यहाँ पे, क्या क्या क्राइटेरिया। सबसे पहला आपको कंपनी फॉर्मेट करना पड़ेगा अंडर द कंप्लेंट। दूसरा, जो कंपनी है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी बाय द ईडीआई के द्वारा। आगे आप एलएलपी बना के भी जो है वो काम कर सकते हैं। एलएलपी को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द एलपी एक्ट 2008 के अंदर। उसके बाद में द कंपनी दैट वाज इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, उसमें ओनली 26% मैक्सिमम जो है वो पेड कैपिटल फॉरेन लोगों के पास में होनी चाहिए। इसका प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, प्रोसीजर मैंने आपको ये बताया था, इरडा के R1, R2 और R3 ये 3 फॉर्म है। इन 3 फॉर्म के अंदर आप जो है क्या करोगे, एप्लीकेशन प्रोवाइड करोगे और उसके बाद में आपकी कंपनी को हम जो है वो क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे और आप अपने इंडिया के अंदर जो है वो इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। उसके बाद में कौन रिस्पॉन्सिबल है इशू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस, तो वो है इरडा। इरडा जो है रिस्पॉन्सिबल है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इरडा के पास और वो आपको लाइसेंस जो है वो क्या करेगा, ग्रांट करेगा। अगर इरडा ने आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया तो आप इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है, जिसको रीइंश्योरर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव मॉनेटरी एश्योरेंस टू द इंश्योरेंस एजेंसी को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, री इंश्योरेंस कंपनी। जो जिससे आपने दोबारा से बीमा करवाया उसको बोलते हैं आप लोग क्या, री इंश्योरेंस कंपनी। क्या ईडीआई जो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं, यस। अगर इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो वो फेल हो जाए, जो ईडीआई ने प्रोविजन बोले थे अगर आप उनको मानने से मना कर दें, या फिर अगर आप जो है वो लिक्विडेट हो गए, दिवालिया हो गए हैं, या फिर आपने जो है वो काम शुरू कर दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ ईडीआई, या अगर आपने कोई भी जो है क्या किया, डिफॉल्ट किया या कॉन्ट्रवेंशन करे, मतलब रूल्स तोड़े हैं ईडीआई एक्ट के, तो फिर आपके जो लाइसेंस है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, रीजन क्या क्या है, तो जो रीजन है जिस भी वजह से आपने लाइसेंस कैंसिल किया तो आपको प्रॉपर्ली उनको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करके जो बताना पड़ेगा। ठीक है, शुड द इंश्योरेंस लाइसेंस रिन्यू, इंश्योरेंस लाइसेंस 1 साल के लिए होता है और आपको टाइमली बेसिस पर रिन्यू करवाना पड़ता है। एक है जेटिसनिंग। जेटिसनिंग का मतलब जो वो क्या होता है, समुद्री जहाज के अंदर कई बार ना जहाज में सामान ज्यादा लोड कर दिया, ठीक है, और सामान में आप जहाज के अंदर सामान आपने जब ज्यादा लोड कर दिया तो कई बार ना अपने को ये खतरा लग रहा है कि यार जहाज डूब सकता है, तो हम कुछ सामान उठा के जो क्या करते हैं समुद्र में फेंक देंगे ताकि जहाज का जो वेट है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, हल्का हो जाए और कोई नुकसान ना हो। तो वो जो सामान आपने उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, उस नुकसान, वो जो सामान फेंक दिया उसका जो नुकसान है, उस नुकसान को बेसिकली हम लोग जो क्या बोलते हैं, जेटिसनिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको कौन बियर करेगा, जो जहाज वाला पर्सन है वो, और प्लस में जो जिन लोगों का सामान जहाज के अंदर पड़ा है वो लोग जो मिल करके उसको जो क्या करेंगे, बियर करेंगे। इसके बाद एक होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब जो है वो क्या होता है, जब आप अपनी बोट का, अपने जहाज का जो बीमा कराते हैं उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, हल इंश्योरेंस। अब हल इंश्योरेंस जो है वो 2 तरीके का होगा, एक है ब्राउन वाटर और एक है कौन सा, ब्लू वाटर। ब्राउन वाटर क्या हो गया, जब आप अपनी ऐसी बोट का, ऐसे जहाज का बीमा करवाया जो इनलैंड वाटर में चलते हैं, ठीक है, जो नदियों के अंदर जो आपके जहाज चल रहे हैं उनका अगर आपने बीमा करवा लिया उसको बोलते हैं ब्राउन वाटर। और ब्लू वाटर क्या हो गया, ऐसे जहाज जो बेसिकली ओशियंस के अंदर चलते हैं, ठीक है, जो समुद्र के अंदर चलते हैं, उनका अगर आपने बीमा करवा लिया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लू वाटर हल। क्या बोलेंगे, ब्लू वाटर हल। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लो जी, ये था पूरा का पूरा चैप्टर इंश्योरेंस का, ये हमने अब पढ़ लिया पूरा। अब आप एक काम कीजिए, आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ टाइप ऑफ बैंक। थोड़ा यार कोऑपरेट करना, सुन की आवाज आपको आ सकती है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका टाइप ऑफ बैंक का। टाइप ऑफ बैंक जो है वो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको बताया बैंक कौन है, जो बैंकिंग का काम करता है। बैंकिंग का मतलब जो क्या होता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। जब आप पब्लिक से जो है पैसे को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, किस काम के लिए, आगे पब्लिक को ही
पब्लिक को आगे लैंडिंग करने के लिए या फिर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। बैंकिंग का काम करने वाले जो कंपनी है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंदर ऑपरेट होगी तो वो जो है वो क्या करेगी, मतलब अगर आप इंडिया के अंदर बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको अपने नाम के साथ में बैंक वर्ड या बैंकिंग वर्ड या बैंकिंग कंपनी वर्ड जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, अब एनडीटीएल जो क्या होता है, एनडीटीएल है नेट डिमांडेड टर्म लायबिलिटी। एक होती है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी वो लायबिलिटी है बैंक की वो लायबिलिटी जो जैसे कस्टमर डिमांड करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या होती है, जो लायबिलिटी आपको बैंक की वो लायबिलिटी जो बैंक मैच्योर करेगा आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, और कुछ होती है ओडीटीएल अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी, जैसे इंटरसेक्टर ऑन डिपॉजिट, बिल पेबल हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, ये सब होती है आपकी अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आप बैंक की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो सबसे पहला बैंक जो बना था वो तो इंडिया की बात कर रहा हूं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहला बैंक जो बना वो था कौन सा, कासा डी सेंट जियोर्जियो। ये पहला बैंक था जो 1948 के अंदर जो क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया। और पहला जो पब्लिक सेक्टर बैंक बना वो था बैंक ऑफ वेनिस, जो 1957 के अंदर जो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद जो है वो है अपने इंडिया में अगर बैंकिंग स्टार्ट करते हैं तो इंडिया में सबसे पहला बैंक जो ओपन किया गया वो 1770 में किया गया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये जो बैंक 1770 में आपने स्टार्ट किया, इसको 1829 से 32 के पीरियड में क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। उसके बाद 1786 के अंदर एक नया बैंक ओपन किया गया जिसको बोलते हैं जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और उसको भी 1791 के अंदर क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को अंग्रेजों ने जो ओपन किया, एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इनको प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। इन तीनों बैंकों को जो है वो क्या कर दिया, बाद में मर्ज किया 1921 के अंदर और नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को बनाया हमने जेएम केन्स की रिकमेंडेशन के बेस पर। उसके बाद इसको 1955 के अंदर इसका रीनेम करके एसबीआई कर दिया और 56 के अंदर इसको जो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। 1960 के अंदर इसकी 7 एसोसिएट जो क्या की गई, एस्टेब्लिश की गई। 7 में से सन 2008 में एक इसकी सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया, अब रहेगी थी 6। फिर 2010 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जो है वो मर्ज कर दिया किसमें, एसबीआई में, तो रहेगी थी कितनी, 5। और फिर 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई की जो 5 सब्सिडरी थी उनको और भारतीय महिला बैंक इनको जो है वो एसबीआई के अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था। इसके बाद है फिर 1865 के अंदर जो है वो बैंक ऑफ इलाहाबाद ओपन हुआ। 1894 के अंदर जो है वो पीएनबी ओपन किया गया लाहौर के अंदर। फिर 1926 के अंदर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी या जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो पब्लिश किया उसके बेस पर जो है वो क्या किया गया, 1935 के अंदर जो है वो हम लोगों ने एक बैंक को बनाया जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक और या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कब बना, 1935 के अंदर। 1949 के अंदर जो है वो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 जो एस्टेब्लिश किया गया। और शुरुआत में यही था कि इंडिया में जितने भी बैंक है वो सारे कंपनी फॉर्मेट के अंदर ऑपरेट होंगे और उनके ऊपर एक रेगुलेटरी एक्ट हमने बनाया था जिसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। बाद में बैंकों को यह भी बोल दिया कि अगर आप इंडिया में बैंक ओपन करना तो आप कंपनी के अलावा सोसाइटी फॉर्मेट में भी बैंक क्रिएट कर सकते हो। अब बैंकिंग कंपनी एक्ट ओनली कंपनीज उन बैंकों पे लगता है जो कंपनी फॉर्मेट में थे, जो सोसाइटी फॉर्मेट बैंक है उनके ऊपर बैंकिंग कंपनी एक्ट लगता नहीं था। तो फिर बाद में बैंकिंग कंपनी एक्ट को जो रीनेम किया गया और नाम रखा गया उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये जो है आप अपने इंडिया में जितने भी आपके बैंक है उन सबके ऊपर ये जो है क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। फिर 1969 के अंदर जो है वो क्या किया, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया और 1980 के अंदर जो है वो 6 बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और उसके बाद उनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसको बाद में जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था पीएनबी के अंदर। तो टोटल मिला के जो है नेशनलाइज बैंक हो गए थे कितने, 19। आइए अब इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम 3 फेजेस के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। फेज 1 के अंदर आएगा अर्ली फेज 1770 से लेकर के 1969 तक का। फेज 2 है आपका नेशनलाइजेशन फेज, ये आएगा 1969 से लेकर के 1980 तक का। और जो फेज 3 है वो है आपका रिफॉर्म फेज, जिसके अंदर बेसिकली आपका 1981 से लेकर और आगे तक का ये फेज चलता है। ठीक है, एक वर्ड आएगा नेशनलाइजेशन। ये क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो वो क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल लेती है, मतलब जब गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या बढ़ जाए और प्राइवेट लोगों का रोल कम होता है उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या होता है, जब गवर्नमेंट का रोल कम हो जाए और प्राइवेट लोगों का रोल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है ना। तो नेशनलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट जो वो क्या करती है, कंट्रोल लेती है ओवर द असेट एंड ओवर ए कॉर्पोरेशन, यूजुअली कैसे, बाय एक्वायर करके मेजॉरिटी और द होल स्टेक इन द कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन क्यों करती है, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक वाला जो है वो तो सिर्फ कहां पे ऑपरेट करता है, जहां पे उसको प्रॉफिट होगा। अब रूरल एरिया के अंदर हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि अपना जो है वो क्या हो, इक्वालिटी रहे और
हर जगह का जो है वो क्या हो, विकास हो। अब उसके लिए अगर प्राइवेट बैंक वालों को बोलोगे कि तुम जाओ और रूरल एरिया के अंदर बैंकिंग ब्रांच को ओपन करो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो क्या किया, गवर्नमेंट बोली हम खुद का नया बैंक अगर बनाएंगे हमें बहुत वक्त लगेगा, एक काम करते हैं जो एग्जिस्टिंग बैंक है उनको ही हम परचेज कर लेंगे, तो वो हमारे बैंक हो जाएंगे। अब उनको हम बोलेंगे कि जाइए और रूरल एरिया में जाके जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम स्टार्ट कीजिएगा। इसलिए बैंकों को जो है नेशनलाइज किया गया। बैंकों का नेशनलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो 2 फेज में हुआ। तो एक तो था फेज फर्स्ट 1969 के अंदर, जिसमें 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, और फिर फेज सेकंड 1980 के अंदर जो है वो 6 बैंकों को जो है वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। फिर आएगा जी फंक्शन कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन को जो है 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है अपना प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी, एक है डेवलपमेंट, और एक कौन सा, बॉर्डर फंक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे प्राइमरी फंक्शन। बैंक का जो मेन प्राइम फंक्शन है वो 3 है। एक्सेप्टिंग, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लोगों को पैसा उधार देना, और ऐसा करके वो क्रेडिट को क्या करना, क्रिएट करना। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का काम होता है क्रेडिट क्रिएशन, और जो आपका सेंट्रल बैंक होता है उसका काम होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। ठीक है ना। तो अपना जो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। आप लोगों से पैसा क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। लोगों से जो आप पैसा एक्सेप्ट करोगे वो किस तरीके से कर सकते हो, एफडी के थ्रू कर सकते हैं। लोग आपके पास में एफडी करवा लेंगे, एक निश्चित पीरियड के लिए आपके पास पैसा जो है वो क्या करेंगे, जमा कराएंगे। उस पीरियड में वो पैसा नहीं निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो ब्याज रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। फिर करंट डिपॉजिट भी है, ये बेसिकली जो बिजनेसमैन है उनके लिए जो है फैसिलिटी होती है। इसमें बिजनेसमैन जो करंट अकाउंट ओपन करेगा और जब वो चाहे वो पैसा जो है वो निकलवा सकता है, जब वो चाहे पैसा डिपॉजिट करवा सकता है। इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। सेविंग डिपॉजिट जो आपका अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, जिसके अंदर आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो पैसा जमा करवा सकते हो, लेकिन कुछ लिमिट होती है और इसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसके अंदर आप जो है हर एक स्पेसिफाइड पीरियड में कुछ अमाउंट जो वो बैंक के अंदर क्या करोगे, डिपॉजिट करते रहोगे। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर जो पैसा आएगा आप उसको जो वो क्या करोगे, एडवांस करते हैं। एडवांसिंग करने के लिए जो आप कैसे करोगे, एक तो कॉल मनी भी दे सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 से 15 दिन के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। कैश क्रेडिट की लिमिट भी बना सकते हैं, बिल डिस्काउंट भी कर सकते हैं, एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट को भी आप पैसा प्रोवाइड करवा सकते हैं, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज कर लेंगे तो गवर्नमेंट के पास फंडिंग पहुंच जाएगा। दूसरा, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट, लोगों से पैसा उधार लेके आगे लोगों को पैसा उधार देना, इससे जो है वो देश के अंदर क्रेडिट जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है, और यही कमर्शियल बैंक का मेन एम होता है। इसके बाद चेक सिस्टम या पेमेंट ऑफ द फंड, ये सब जो है वो आएगा किसमें, आपके बैंक के प्राइमरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जो है बैंक 2 तरह की भूमिका निभाता है, एक है एजेंसी फंक्शन, एक है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन के अंदर बैंक जो है वो क्या करेगा, अपने कस्टमर के ब्याह पे एजेंट के तौर पे जो है वो काम करता है। मतलब जो काम करने हैं एजेंट ने, लेकिन बैंक उनके ब्याह पे खुद करेगा, उसको बोलता है एजेंसी फंक्शन। जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, या परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर हो गया, रेमिटेंस ऑफ मनी हो गया, रिप्रेजेंटेशन कॉरस्पोंडेंस हो गया, या बुलियन ट्रेडिंग हो गया। ये सब काम करने थे कस्टमर, लेकिन कस्टमर के ब्याह पे अगर बैंक करता है तो इसको बैंक यहाँ पे जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एजेंसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फिर कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, जैसे लोकल फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, रेफरेंस के तौर पर जो है वो बैंक जो है वो काम करता है, एलसी इशू करता है, बैंक अंडरराइटर भी बनता है। ठीक है, एक्टिंग एज इन्फॉर्मेट बैंक, इशू करता है ट्रैवलर चेक को, इशू करता है गिफ्ट चेक को, डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करवाने का काम करता है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर बैंक जो वो क्या करेगा, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, मोबिलाइज करेगा पैसे को, देन उसके बाद में एक्सटेंड करेगा बैंकिंग सर्विस इन द रूरल एरिया, प्रोवाइड करेगा लोन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन द टू द कैपिटल मार्केट को भी पैसा प्रोवाइड करके उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मॉडर्न फंक्शन की अगर बैंक बात करते हैं तो मॉडर्न फंक्शन के अंदर बैंक जो क्या करता है, एटीएम फंक्शन परफॉर्म करता है। एटीएम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपको जो है प्रोवाइड करवा रहा है, मेल ट्रांसफर या टेलीग्राफिक ट्रांसफर का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है अगर आपने बाहर को पैसा ट्रांसफर करना है, टेली बैंकिंग का फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, राउंड द क्लॉक बैंकिंग, ये सब फैसिलिटी जो बैंक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद है मॉडर्न सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में अगर बात करते हैं वो है, सबसे पहले तो सीबीएस है। अगर आपका जो अकाउंट है वो है मान लीजिए दिल्ली में सुभाष नगर में, ठीक है, वहां पे अगर आपका जो है वो अकाउंट है, ओके, वहां पे किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट को जो है वो देश के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हो। ये है आपका सीबीएस, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। फिर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट हो गया, ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवा रहा है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ई मनी इंडिया, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं, डिपॉजिटरी सर्विस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, ऑनलाइन बिल का पेमेंट हो गया, या ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कस्टमर केयर फैसिलिटी, ऑनलाइन इंस्टा रेमिट आरटीजीएस सर्विस, ये सब जो है वो बैंक जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब बैंक का जो मेन फंक्शन है वो क्या, लोगों से पैसा मोबिलाइज करेगा, लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा और उस पैसे को जो है वो 2 जगह पे लगाएगा। कहां पे, या तो उसकी लेंडिंग करेगा, आगे उधार देगा, और या फिर उसको पैसे को आगे क्या करेगा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में या कहीं पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
इसके बाद रोल ऑफ बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, बैंक लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा, फिर जो है इनोवेशन के लिए, इनोवेशन में भी जो है वो सहायता देता है लोगों को, जो है वो क्या एंजल इन्वेस्टर बन के कई बार जो पैसा भी प्रोवाइड कर सकता है सिक्योरिटी के बदले में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम जो है वो तो है कमर्शियल बैंक का, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम तो है सेंट्रल बैंक का, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक करते हैं, ठीक है। बैंक इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट को, बैंक हेल्पफुल है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये डायरेक्ट करता है फंड्स इनटू द डिसाइड चैनल, हेल्पफुल है इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट में ये इंप्लीमेंट करता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी इशू करती है ना, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। टाइप ऑफ बैंक की बात करें तो सबसे पहले है आपका एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो जो बैंक आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या रजिस्टर्ड है उनको बोलेंगे हम लोग क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है उनको बोलेंगे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आपको रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहला, द बैंक कंसर्न मस्ट बी द इंश्योरेंस, आपका जो है वो इंडिया के अंदर बैंकिंग का काम होना चाहिए। दूसरा, आपकी मिनिमम पेड कैपिटल जो कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ होनी चाहिए अगर आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना है। तीसरा, आपके जो काम मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आगे, इट इज इधर ए कंपनी, अब आप जो भी, आप या तो क्या हो, कंपनी हो जो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, या कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेचर में क्या है, कंपनी है, तो आप इंडिया के अंदर जो है वो बैंक का काम कर सकते हैं और आपका नाम जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर दर्ज करवा दिया जाएगा। नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जिनका नाम जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर दर्ज नहीं होता है। फिर डोमिसाइल के बेस पर बैंक दो तरीके के हैं, या तो है फॉरेन या फिर डोमेस्टिक। फॉरेन बैंक वो है जो इनकॉर्पोरेट काम हुआ, जो रजिस्टर्ड हुआ इंडिया के बाहर, लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया इंडिया में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन बैंक। जैसे येस बैंक हो गया, या HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब, ठीक है। और डोमेस्टिक बैंक कौन सा, जो इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ, रजिस्टर्ड कहां पे हुआ, इंडिया में, और उसने अपना ब्रांच ऑफिस भी कहां पे खोला, इंडिया में, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डोमेस्टिक बैंक। ओनरशिप के बेस पर बैंक जो है वो है आपके या तो पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसके अंदर मेजर पैसा जो है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो जिसमें मेजर पैसा जो किसका लगा हुआ है, प्राइवेट लोगों लगा, उसको बोलते हैं आप लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक है कोऑपरेटिव बैंक, तो कई बार क्या होता है कुछ मेंबर जो है वो मिल करके, कुछ लोग जो मिल करके जो क्या करेंगे, बैंक ओपन करेंगे, और वो बैंक जो है वो मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो क्या करेगा, काम करेगा, उसको बोलते हैं आप लोग कोऑपरेटिव बैंक। जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर जो है क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। इसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 3 लेवल पे जो काम करते हैं। एक है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाने का, पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो सबसे टॉप पे होती है वो है कौन सा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये अपेक्स बैंक होते हैं आपके, ठीक है। फंक्शन के बेस पर जो है वो बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक है, जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक जो इंडस्ट्री को पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करते हैं। एग्रीकल्चर बैंक जो बेसिकली इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा प्रोवाइड करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं। एक्सचेंज बैंक जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं। सेविंग बैंक, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक वो सब सेविंग बैंक का भूमिका निभाते हैं। और इंडिजिनस बैंक जो देसी बैंक होते हैं, ठीक है ना, गांव के अंदर जैसे आड़ती हो गए या फिर जो सुनार हो गए, तो ये है आपके इंडिजिनस बैंक की कैटेगरी में आते हैं। रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, अगर बैंकिंग एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर को, जब आप अलग अलग तरीके की बैंकिंग एक्टिविटी जो है वो या बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग। आरआरबी की अगर बात करते हैं तो अपने इंडिया के अंदर 1975 के अंदर जो है वो सबसे पहले आरआरबी जो है वो एस्टेब्लिश करे। तो इंडिया के अंदर जो है 5 आरआरबी को जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, जो रूरल एरिया के अंदर जो है वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, या रूरल एरिया के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो 5 आरआरबी को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया गांधी जयंती पे। ये बात ध्यान रखना। आरआरबी जब भी ऑपरेट होगा, ठीक है, रूरल एरिया में जो भी आप आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को ऑपरेट करोगे, तो उसके अंदर जो पैसा होगा वो कैसे होगा, 3 लोग मिलकर पैसा जो है वो लगाएंगे। 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 15% पैसा जिस स्टेट के अंदर आरआरबी ओपन किया गया या ऑपरेट हो रहा है वहां पे 15% जो उस स्टेट की गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, और 35% जो है वो लगाएगा कंसर्न्ड बैंक। इसके बाद अगर बात करते हैं एफडीआई का लिमिट थोड़ा देख लेना एक बार। एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर एफडीआई का लिमिट है 100%। प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर जो है 74% है ऑटोमेटिक रूट से। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो है वो 20% एफडीआई अलाउड है, लेकिन आपके गवर्नमेंट रूट से अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट से नहीं है। और जो सीआईसी है उनके अंदर कितना आपका 100% है।
इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर आपको जो है वो लाइसेंस चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से अगर लाइसेंस चाहिए बैंकिंग का, तो कम से कम मिनिमम 1000 करोड़ की कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए, और 18 महीने का जो है वो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो प्रोवाइड किया जाएगा। 18 महीने में कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपके 18 महीने में नेटवर्थ जो है 1000 करोड़। दूसरा, जो भी लोग बैंक ओपन कर रहे हैं उनके पास कम से कम 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। तीसरा, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज जो है ना उनको क्या किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो है वो आल्सो इज नॉन मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रोमोटर बीइंग इंडिविजुअल और द स्टैंड अलोन प्रोमोटिंग और कन्वर्टिंग एंटिटी। अगर आप ये ऐसा नहीं हो तो फिर आपको जो है वो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी NOFHC आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मेन तो ये थी। फिर फॉरेन बैंक की अगर बात करते हैं तो फॉरेन बैंक जो है वो क्या है, कोई भी एक ऐसा बैंक जो इंडिया के बाहर जो है वो क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, रजिस्टर्ड वाले के ब्रांच ऑफिस जो ओपन कर लिया कहां पे, इंडिया में, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, फॉरेन बैंक, ठीक है। इसके बाद में इंडिया में जो पहला फॉरेन बैंक जो ओपन किया गया वो कौन सा था, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 400 ओपन ऑफिस इन कैलकाटा 1858 के अंदर, ठीक है। अब फॉरेन बैंक जो है अपने इंडिया के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और मेन जो प्रिंसिपल है आरबीआई की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बैंक, वो है दो पॉलिसी, एक है रेसिप्रोसिटी, और आरबीआई ये बोलता है, जैसे यूएस ने अगर अपना कोई फॉरेन बैंक इंडिया में ओपन किया है तो आरबीआई बोलता है रेसिप्रोसिटी करना पड़ेगा। हम अगर आपके बैंक को यहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप भी हमारा बैंक अगर आपके वहां पे कोई ब्रांच ओपन करता है तो उसको भी आप वही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस, आपका जो सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस होगा, या तो आप अपने यहाँ पे ब्रांच ओपन करोगे और या फिर जो है होली ओन्ड सब्सिडियरी जो है वो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप फॉरेन बैंक है तो भी आपको बेसल गाइडलाइंस है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसका कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम आपको मैंने बता ही दिया है अभी क्या होता है। करेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव बैंक के, सबसे पहले कस्टमर ओन एंटिटी होती है, कस्टमर मिलकर के, मतलब मेंबर जो मिलकर के इसको जो क्या कहते हैं ओपन करते हैं। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, एक मेंबर का एक वोट होता है यहाँ पे। प्रॉफिट एलोकेशन, प्रॉफिट जो भी होगा तो वो मेंबर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और रूरल मासेस इसके अंदर जो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, कहां है इसकी कमी, ये जो एडवांटेज है कोऑपरेटिव बैंक के, प्रॉब्लम जो है वो क्या है, स्मॉल कैपिटल बेस। सबसे मेन दिक्कत इसकी है कि मेंबर मिल करके जो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो मेंबर पे इतना पैसा होता नहीं है, तो कैपिटल बेस का बहुत ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और कई बार क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। आरबीआई इनको जो वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। आगे ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो है वो चलेगा, आरबीआई भी होगा और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी कंडीशन चलेगी, तो कई बार जो है उनको फॉलो करने वाले थोड़ी मजबूरी दिक्कत भी हो जाती है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, और डिपेंडेंस ऑफ द फाइनेंस हमेशा जो है वो आरबीआई पे, नाबार्ड पे, इनके ऊपर जो वो क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। और जो लोन रहते हैं वो जनरली अपने मेंबर को दिए, और वो कैसे रहते हैं, ओवरड्यू है, ठीक है। तो ये कई बार एनपीए की समस्या भी जो हो जाती है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जो मेन बातें थी वो आपको मैंने सारी डिस्कस कर दी। अब आते हैं जी हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो जो अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका जो मेन काम है वो क्या है, अरे भाई साहब बुरे हाल है। चलो, अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है देश के अंदर क्रेडिट को क्रिएट करना, ठीक है। अब क्रेडिट ज्यादा क्रिएट ना हो जाए, मतलब पैसे का फ्लो ज्यादा ना बढ़ जाए, तो पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक बैंक हमने बना रखा है, उसका नाम है आरबीआई, जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक का मेन काम जो है वो क्या है, वो रेगुलेट करता है मनी फ्लो को इंडिया के अंदर, ठीक है। अब आरबीआई जो वो क्या है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का जो मेन काम है वो क्या है, ये रेगुलेट करता है इशू द बैंक नोट, मेंटेन करता है रिजर्व विद व्यू टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए रिजर्व मेंटेन करके चलता है। ये ऑपरेट करता है क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो 1926 के अंदर सबसे पहले रॉयल कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, जिसको हिल्टन कमीशन बोलते हैं। इसने अपना रिपोर्ट जो पेश किया, उसकी रिपोर्ट के बेस पर जो है वो क्या हुआ, 1934 के अंदर जो है हमने आरबीआई का एक्ट जो पास कर दिया, और 1935 से आरबीआई जो वो ऑपरेशन के अंदर आ गया था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो शुरुआत में जब बर्मा जो है अपने इंडिया से अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तो इंडिया से अलग होने के तब तक तो आरबीआई उसका सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था। जब वो अलग हो गया तो जब तक जापान ने उसके ऊपर जो है पूरा कंट्रोल नहीं किया, तो 1937 से लेकर के 1947 तक 10 सालों तक जो है वो बर्मा का जो सेंट्रल बैंक की भूमिका जो है वो आरबीआई ने निभाई है, ठीक है। जब पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ था इंडिया से, तो
1948 तक जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका जो किसने निभाई है, आरबीआई ने निभाई है। ठीक है, आरबीआई शुरुआत में प्राइवेट बैंक था और बाद में 1949 में जो है इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया था। और आज के डेट में 100% जो होल्डिंग है इसकी वो किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो कब बनाया, 1 अप्रैल 1935 को बनाया। आरबीआई का एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934 है। सेंट्रल ऑफिस जो है उसका शुरुआत में कहां पे था, कलकत्ता में, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया कहां पे, मुंबई में। सेंट्रल ऑफिस वो है जहां पे कौन बैठते हैं, गवर्नर साहब बैठते हैं। ठीक है, प्रियम्बल क्या है, आरबीआई को जो बनाया तो इसकी एक प्रस्तावना की गई थी और ये लिखा गया आरबीआई जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेशन करेगा, इश्यू ऑफ द बैंक नोट, देश के अंदर जो है मुद्रा छापने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कीप करेगा रिजर्व विद व्यू टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना के रखेगा। एंड जनरली ऑपरेट करेगा करेंसी को एंड द क्रेडिट सिस्टम को ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, कंट्री के एडवांटेज के लिए सब काम करेगा। आरबीआई की अगर बात करते हैं, आरबीआई को चलाने के लिए पूरा का पूरा बोर्ड है, 21 मेंबर का बोर्ड, जिसमें एक तो होगा गवर्नर, 4 है डेप्यूटी गवर्नर, 2 ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, 10 बंदे हैं जिनको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर है। सेंट्रल बोर्ड जो बोर्ड है वो कहां पे है आपका, मुंबई के अंदर, जहां पे कौन बैठता है, गवर्नर साहब बैठते हैं। और सेंट्रल बोर्ड के अलावा 4 हमारे लोकल बोर्ड भी हैं और कहां पे है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। अब तक 25 लोगों ने इसको जो है वो क्या किया है, गवर्न किया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अभी करंट जो हमारे आरबीआई के चेयरमैन सर है वो कौन है आपका, शक्तिकांता दास। सेंट्रल बोर्ड की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड जो है वो क्या करता है, आरबीआई का जो भी डे टू डे अफेयर है वो सब संभालेगा काम कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड। 4 साल के लिए गवर्नमेंट इसको जो क्या करती है, नॉमिनेट करती है। ठीक है, अब अपने इंडिया में जो आपका जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके ऊपर फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए एक बोर्ड जो है आरबीआई में एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ऑफिस की बात करते हैं, आरबीआई के 31 रीजनल ऑफिस है, याद करके जाना। ठीक है, और 65 ब्रांचेज है इसकी जो 26 स्टेट के अंदर ऑपरेट हो रही है। आरबीआई की सब्सिडरी तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन अगर फुली ओन सब्सिडरी की बात करें, होली ओन सब्सिडरी, तो वो टोटल मिला के 5 है, रट्टा मार के जाना। एक तो आपका डीआईसीजीसी, एक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, एक है आपका रैबिट, एक है आपका इफ्तास और एक है आपका आरबीआईएच। ये आपको मैंने सारा लिखवा रखा है, एक बार देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं बीएफएस का, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है बीएफएस का वो है अंडरटेक सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक। जितने भी इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनबीएफसी है, तो उनके ऊपर जो है ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सुपरविजन करने का काम करता है। आरबीआई जो है वो क्या करता है, उसने रेटिंग भी करवाई है बैंकों की, एक है कैमल और एक है कैलकस। कैमल रेटिंग जो है वो है प्राइवेट डोमेस्टिक बैंकों के लिए, और जो फॉरेन बैंक है उनके लिए जो है वो कौन सी है, कैलकस रेटिंग। कैमल्स की बात करें तो उसके अंदर टोटल लगे 6 एट्रीब्यूट है, वो कौन कौन से है, सी से है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी, एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। कैलकस जो है वो फॉरेन बैंकों के लिए रेटिंग है और इसके अंदर टोटल मिला के जो कितने 5, सी से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एल से लिक्विडिटी, सी से कंप्लायंस एंड एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। इसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, आरबीआई के जो है वो 2 तरह के फंक्शन है, एक है ट्रेडिशनल, एक है डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर जो है वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जनरल एंड प्रोहिबिटरी। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले आरबीआई जो क्या करता है, पेपर करेंसी को इशू करने का काम करता है। आरबीआई देश के अंदर जो है वो क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम करता है। आरबीआई जो है वो बैंकर बैंक है। अपने देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके लिए बैंक की भूमिका जो को निभाता है आरबीआई। तो बैंकर का बैंक है। दूसरा गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को अगर पैसा डिपॉजिट करना है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास में करवाती है। आगे आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा अदर फंक्शन में आरबीआई एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेंसी ये करने का भी काम करता है, करेंसी को ट्रांसफर करने का काम करता है, टाइम टू टाइम पे जो है वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है, ठीक है, और नेशनलाइज जो भी बैंक है उन सबको कंट्रोल करने का भी काम करता है, और बैंकों को जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। जनरल बैंकिंग फंक्शन के अंदर आरबीआई जो है वो पैसा भी एक्सेप्ट करेगा लेकिन उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देगा। बिल डिस्काउंट, बैंकों का बिल डिस्काउंट जो है वो करने का काम करता है, बैंकों को जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, फॉरेन सिक्योरिटी में डील भी करता है, कॉस्टली मेटल्स में भी डील करता है, एंड डील विद अदर कंट्री बैंक। प्रोहिबिटरी फंक्शन में वो सारे फंक्शन जो आरबीआई बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्या, सबसे पहला आरबीआई जो है वो कभी भी ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आरबीआई जो है वो खुद के शेयर को जो है वो परचेज नहीं करेगा। आरबीआई कभी भी कोई लोन नहीं देगा अगेंस्ट द इमोरल प्रॉपर्टी, और आरबीआई कैन नॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटी। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर जो है वो क्या, आरबीआई जो वो प्रमोट करता है किसको, एग्रीकल्चर फाइनेंस को। आरबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस को जो प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ द फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ बैंकिंग में आरबीआई जो स्ट्रेंथन करता है बैंकिंग स्ट्रक्चर को। ये पूरा डिटेल में करवाया है, थोड़ा मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी है सारा, ठीक है। फिर फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी अपने इंडिया के अंदर जो बनती है वो है बाई मंथली पॉलिसी। बाई मंथली पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि हर 2-2 महीने के अंदर जो है अपने इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनती है।
हर दो महीने में जो इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, ठीक है। ये बाई मंथली पॉलिसी है, तो साल के अंदर टोटल मिला के कितनी आती है, 6 मंथली पॉलिसी जो है वो 6 बाई मंथली पॉलिसी इंडिया के अंदर जो है वो आती है, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़े, लेकिन वो मनी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल नेचर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अनकंट्रोल हो जाएगा तो देश के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मंदी या बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है, जिसका नुकसान हो सकता है। दूसरा, सेक्टर एलोकेशन ऑफ फंड, हर सेक्टर को जो पैसा मिले उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो डेवलप की जाती है। अचीवमेंट क्या है, अपनी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी उसमें कुछ खास बातें वो क्या क्या, सबसे पहला फ्लेक्सिबल नेचर की, हर दो महीने में आप जो है नई पॉलिसी लाओगे तो आप चेंज करते रहते हो बदलते एनवायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है इंटरेस्ट रेट का, साउंड बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर रहता है, चीप रेमिटेंस फैसिलिटी आप जो है प्रोवाइड है। अब एक बैंक से अगर आपने जो किसी दूसरे पर्सन को अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो जीरो कॉस्ट के ऊपर आपका पैसा जो है इजीली ट्रांसफर हो सकता है। पब्लिक डेट का सक्सेसफुल मैनेजमेंट है अपनी पॉलिसी के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबिलिटी रहती है, इंक्रीज इन द पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है बैंकों के ऊपर, एंड कंट्रोल ऑफ द मनी मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ द बिल मार्केट, रैशनल एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हमारी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी कुछ कमियां भी है। सबसे पहला, हम मनी मार्केट से जो एडजस्टमेंट अभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि मनी मार्केट के अंदर आपको पता है दो तरह के सेगमेंट है, एक है ऑर्गेनाइज, एक है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के ऊपर तो आरबीआई की गाइडेंस चलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर आरबीआई की गाइडेंस नहीं चलती है, तो एक ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट में जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर बैंकों का इंटरेस्ट रेट थोड़ा थोड़ा जो है वो क्या अलग है। लैक ऑफ बिल मार्केट, इंडिया के अंदर जो एक मैच्योर बिल मार्केट नहीं है जहां पे कोई भी जो कंपनीज है वो क्या करवा पाए, अपना बिल डिस्काउंट करवा पाए। दूसरा, बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो क्या इनसफिशिएंट है कई एरिया के अंदर जाके, और इंटरनल वैल्यू ऑफ द रुपी जो है वो क्या इनस्टेबल है, बढ़ता घटता रहता है बहुत ज्यादा, और बैंक का फेलियर भी है और स्कैम भी है शेयर मार्केट के अंदर। ये कुछ कमियां है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो पहले देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम सिर्फ आरबीआई करता था, और अब जो है वो काम दे दिया किसको, एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर है और वो मिलकर के जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी देश के अंदर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आरबीआई को ऑथराइज किया गया था कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा अंडर द आरबीआई 1984, ठीक है। लेकिन बाद में जो है अब क्या बना दिया, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया, 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया आरबीआई एक्ट 1984 के सेक्शन 45Z(B) के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप करने के लिए सबसे पहला जो रिकमेंडेशन दिया वो उर्जित पटेल ने दिया था, थोड़ा ध्यान रखना। अब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर टोटल मिला के जो है वो क्या होंगे, 6 मेंबर होंगे, और 6 मेंबर में कौन, 3 मेंबर है गवर्नमेंट के और 3 मेंबर जो है वो होंगे किसके, सेंट्रल बैंक के, ठीक है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है अपनी, उसके अंदर 2 तरह के जो है वो क्या होता है, टूल होता है। एक है आपका जनरल क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, और एक है आपके कौन से, क्वालिटेटिव मेजर। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर है उसके अंदर सबसे पहले आएगा क्या, बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिसपे एक देश का सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, कई बार कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है वो क्या ओपन मार्केट में आके जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल परचेस करता है देश के अंदर क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने या कम करने के लिए, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक है सीआरआर, हर कमर्शियल बैंक को जो है वो अपना एनडीटीएल का, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी का कुछ पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास में जमा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको बोलते हैं सीआरआर। जितना जमा करना पड़ता है उस रेट को बोलते हैं सीआरआर। एसएलआर, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएलआर। फिर रेपो रेट, रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, रीपर्चेज रेट। अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा चाहिए वो आरबीआई से लेके आएगा जिस रेट से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। और अगर कमर्शियल बैंक के पास में एक्सेस पैसा पड़ा है तो वो जो है वो आरबीआई के पास उस पैसे को पार्क करेगा और आरबीआई उसके ऊपर जो आपको ब्याज देगा, जिस रेट से आरबीआई आपको ब्याज देगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो रेट। रेपो और रिवर्स रेपो इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, जोड़ दें तो ये बनता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एलएफ जो है वो क्या है आपका, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये इनको जोड़ दें। और जो पॉलिसी रेट है, आरबीआई जो है देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मेन जो रेट को यूज करता है वो है आपका कौन सा, रेपो रेट, याद रखना। और रेपो रिवर्स रेपो दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, रेपो रिवर्स रेपो दोनों को जोड़ दे तो वो बन जाएगा आपका क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसके बाद सिलेक्टिव क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल मेथड है वो कौन कौन से है, वो है आपका सीलिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो है वो क्या, क्रेडिट के ऊपर जो है वो लिमिट लगा सकता है कि किस पर्पस के लिए पैसा लोन देना है, किस पर्पस के लिए लोन नहीं देना। दूसरा, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कर सकता है कि अगर आप लोन प्रोवाइड करेंगे तो कितना सिक्योरिटी आप जो है वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। फिर आरबीआई अलग अलग सेक्टर के लिए डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी जो यूज कर सकता है। आरबीआई टाइम टू टाइम में डायरेक्टिव इशू करता है जो हर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को माननी होती है। अगर कोई कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के द्वारा कही गई डायरेक्शन को नहीं मानता तो आरबीआई उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। और आरबीआई जो उनको मोरली परसुएड भी करते रहता है।
इसके बाद है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की बात करते हैं तो ये क्या है, अगर आप एज ए बैंक के कस्टमर और बैंक के कस्टमर होके अगर बैंक आपको, आपका बैंक के अंदर जो है वो क्या है, ओहो, आपका बैंक के अंदर जो है वो क्या है, अकाउंट है, ओके, और अगर आपको बैंकिंग फैसिलिटी से आप जो है वो खुश नहीं है तो आप उसकी शिकायत करेंगे पहले का बैंक को जाके। अगर बैंक उसको रिजोल्व नहीं करेगा तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को जो उसकी शिकायत लगा सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो वो क्या है, जो भी ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है जहां पे बैंक का कस्टमर जो है वो क्या करेगा, अपनी कंप्लेंट को रिजोल्व करवाएगा, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होगा, एक बंदा, एक सीनियर ऑफिशियल है जिसको अपॉइंट करेगा कौन, आरबीआई, ठीक है। कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो अभी तक अपॉइंट हुए हैं, तो 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है अपॉइंट हो चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। कौन कौन से बैंक कवर है अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में, सारे के सारे कमर्शियल बैंक, आरआरबी, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब कवर है किसके अंदर, आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में। किन ग्राउंड पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, अगर आपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाया और आपके खाते में अभी तक पैसे जमा नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसकी पहले शिकायत करोगे मैनेजर को जाके कि भाई मैंने पैसे जमा कराए थे लेकिन मेरे खाते में नहीं आया। अगर मैनेजर 1 महीने के अंदर उसको रिजोल्व नहीं करता है तो फिर आप शिकायत करोगे किसको, बैंकिंग ओम्बड्समैन को। तो ये कुछ आपको जो ग्राउंड कारक है, इनके खिलाफ आप जो कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हेन वन कैन फाइल ए कंप्लेंट, आप जो 1% जो कंप्लेंट का फाइल करेगा, पहले जब भी कोई भी अगर आपके साथ में कोई भी जो है वो गलत चीज हुई है तो आप उसके लिए पहले शिकायत करोगे किसको, बैंक के मैनेजर को। अगर 1 महीने तक उसको रिजोल्व नहीं करता फिर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को जाके शिकायत कर सकते हो। व्हेन विल वन कंप्लेंट नॉट बी कंसीडर्ड बाय द ओम्बड्समैन, आप कुछ कंडीशन ऐसी है जब बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेगा। वो कब है, पहला, वन हैज नॉट अप्रोच्ड हिज बैंक, अगर आप जो बैंक के पास गए नहीं, आपने मान लो किसी बैंक के एम्प्लॉय ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, अब आपने उसकी शिकायत जो है मैनेजर को नहीं किया, आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन पे चले गए, तो वो बोलेगा भाई पहले मैनेजर पे जाओ, वो रिजोल्व कर देगा, वो ना करे फिर आप मेरे पास आना, ठीक है। या फिर अगर 1 साल पूरा हो गया और 1 साल के अंदर भी आपने कंप्लेंट नहीं की है तो 1 साल के बाद आप जो है उस केस के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। या सब्जेक्ट मैटर जो है कंप्लेंट का वो क्या पेंडिंग है, अभी वो डिस्पोज नहीं हुआ है, या आपकी कंप्लेंट जो फ्रीवियस नेचर की है, तो इन केसेस के अंदर आरबीआई जो है वो आपकी कंप्लेंट को जो है वो एंटरटेन, मतलब बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेगा। प्रोसीजर क्या है, आप कंप्लेंट कैसे करोगे, या तो आप राइटिंग में दे सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी रिटर्न जो है अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हो। वेयर कैन वन लॉज हिज कंप्लेंट, तो जहां पे वो ब्रांच आपके बैंक की जो ब्रांच है तो उस एरिया में जो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन है वहां पे जाके आप जो अपनी कंप्लेंट को लॉज कर सकते हो। क्या कंप्लेंट जो है एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो सकते हैं, यस। क्या कोई कॉस्ट आएगी इसके अंदर, नो। क्या कोई टाइम लिमिट है, मतलब लिमिट क्या है कंपनसेशन का, तो 20 लाख रुपए तक का जो है आपको कंपनसेशन हर्जाना मिल सकता है। अगर मेंटल आपका हरासमेंट हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो है वो हर्जाना मिल सकता है। क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना एड्रेस, जो ब्रांच है उसका नाम, एड्रेस, ये सब डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट हैपन आफ्टर कंप्लेंट रिसीव बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है जितना जल्दी हो सके उसको जो पूरा करने का काम करेगा। क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजेक्ट कर सकते हैं कंप्लेंट को, यस। बैंकिंग ओम्बड्समैन अगर चाहे तो, मतलब अगर उसको लगता है कि जो आपकी कंप्लेंट है वो फ्रीवियस नेचर की है, कोई भी कारण नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट, आपकी कंप्लेंट को जो है वो रिजेक्ट पे बाद में कर सकता है। व्हाट हैपन अगर कंप्लेंट जो है सेटल नहीं हुआ एग्रीमेंट से, तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो अवार्ड लेटर जो क्या करेगा, जारी करेगा। अगर आप उसे सेटिस्फाई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जो है उसको एपेलेट अथॉरिटी में जाके अपील में भी जा सकते हो। क्या अपील में जाने की टाइम लिमिट है, यस। जिस दिन बैंकिंग ओम्बड्समैन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन में आप जो है अपनी अपील में जा सकते हैं। अब अपील में जब आप जाएंगे तो अपील में कैसे डील किया जाएगा, तो या तो एपेलेट अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, आपके अपील को डिसमिस कर देगी, या अलाउ करेगी अपील को एंड सेट साइड करेगी अवार्ड को, या बैंकिंग ओम्बड्समैन को बोलेगी फ्रेश आप जो है इसको क्या करो, डिस्पोज करो, या आपके अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उसको ठीक लगे। तो ये है आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ओके जी सर। लो जी, ये 3 चैप्टर हमने आज की वीडियो के अंदर जो है वो रिवाइज करे हैं, तो इन 3 चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ओके। बाकी के जो रहेंगे आप अपने 7 चैप्टर उनको हम आगे की 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी वो भी बताना। और अगर आप लोग जून 2024 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, दोनों के वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको हार्ड कॉपी में, इस तरह की, जैसे बैंकिंग का भी हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा बैंकिंग का बुक है। इस तरह से आपके घर पे जो है 20 किताबें आएंगी, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की, ओके। तो बहुत ही मिनिमम फीस पे जो है वो आपको पूरा का पूरा कोर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।